हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आ ही गया क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मुझे इंग्लिश का पेपर देना है 2024 बोर्ड एग्जाम में और मेरी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज का ये जो क्लास होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा और थोड़ा सा ये लॉन्ग क्लास होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक चैप्टर का नहीं, 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपका होगा ये प्रोज के क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और अब आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर आपको भी सूर्य बनकर चमकना है या टॉपर बनना है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो अब आपको दिन रात मेहनत करना होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। आपने कितनी तैयारी अब तक की है वो मायने नहीं रखता, जो टाइम आपका बचा है आप उसमें कैसी तैयारी करते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो आज का क्लास इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास होगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग तक। यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं प्रोवाइड कराएगा। हम किन किन चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे? सबसे पहला चैप्टर होगा द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा चैप्टर है डीप वाटर। इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लास्ट लेसन चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा शायद आप लोग उस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हो अगर आप हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो आगे मैं लॉन्ग बताऊंगा वो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि व्हाट क्या हैड बीन पुट यानी कि लगा था या रखा था अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट्ट, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस सूचना पट्ट पर उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, अब नहीं है कि भैया कोई भी प्रॉब्लम हुई व्हाट्सएप पे भेज दिया गया। पहले क्या होता था, ये पहले की बात है। ठीक है, सूचना पट्ट लगाया जाता था, उस सूचना पट्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन आता था उसको लिख दिया जाता था। ठीक है, तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। तो देखिए एन ऑर्डर एक आदेश फ्रॉम बर्लिन से हैड बीन पुट लगाया गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि सूचना पट्ट पर बर्लिन से आए एक आदेश को लगाया गया था। बर्लिन से एक आदेश आया था। इट सैड उसमें कहा गया था दैट की ओनली जर्मन सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि एल्सेस एंड लॉरेन के। तो उसमें बताया गया था कि कहा गया कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि द टीचिंग पढ़ाई ऑफ फ्रेंच की हैड टू बी स्टॉप रोक दी गई। तो फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी गई, यानी कि उस सूचना पट्ट पर यही लगाया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपने एम हेमल और फ्रेंच के बारे में पढ़ा होगा। एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच के टीचर हैं, और जो एम हेमल जो है वो एक टीचर है। ठीक है, फ्रेंच भाषा के, और जो फ्रेंच एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। मैं पहले आपको वर्ड बाय वर्ड आंसर बताऊंगा, उसके बाद में सबको एक साथ बताऊंगा ताकि आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो सके। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट पर क्या लगाया गया था। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था।
अभी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इट्स सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यानी कि उसमें बताया गया कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोक दी गई, ठीक है, या रोकनी पड़ी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया और कौन कौन से स्टूडेंट थे जिनको ये आंसर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पता है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो हमसे लगातार पढ़ रहे हैं उनको शायद ये आंसर पता हो, क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था। अब चूंकि पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं तो आप इन क्वेश्चन को जानना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। देखिए दूसरा है व्हाट डिड एम हेमल, व्हाट क्या डिड एम हेमल, एम हेमल से उन्होंने कहा अबाउट के बारे में द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। तो उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया। ही सैड, उन्होंने ये भी कहा दैट कि इट इज द क्लियरेस्ट, इट ये इज है द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट, और सबसे लॉजिकल, तार्किक लैंग्वेज, भाषा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। बस इतना सा बताया था उन्होंने, क्योंकि वो फ्रेंच से थे तो उन्हें फ्रेंच भाषा से प्रेम था और फ्रेंच भाषा उनको उनकी मातृभाषा थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को। तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सेड दैट इट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है भैया, तो आंसर शॉर्ट ही रहेगा, छोटा सा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर का है। इन व्हाट वे, यानी कि इन व्हाट वे का मतलब होगा किस प्रकार, ठीक है। अकॉर्डिंग के अनुसार टू एम हेमल के डज द मदर टंग, यानी कि जो मातृभाषा होती है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, सर्व सेवा करते हैं, इवन भी द इंस्लेव्ड पीपल, यानी कि जो गुलाम लोग हैं। तो इनका कहना है कि एम हेमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की भी सेवा करती है, यानी कि जो लोग जेल में बंद हैं या फिर जो गुलाम हैं उनकी भी सेवा करती है हमारी मातृभाषा, लेकिन कैसे, किस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, ठीक है, एम हेमल जी के अनुसार, इवन भी इफ, अगर पीपल लोग, आर इंस्लेव्ड, यानी कि गुलाम हो, तो एम हेमल के अनुसार भले ही लोगों को गुलाम बना दिया जाए या लोग गुलाम हो, दियर मदर टंग, उनकी मातृभाषा कैन, वो सकती है एक्ट, लाइक ये की, कैन एक्ट, वो भांति कार्य करती है, लाइक ये की, एक चाबी की तरह, टू ए प्रिजन, यानी कि एक जेल कैदी को, ठीक है। तो एम हेमल के अनुसार भले ही लोगों को गुलाम बना लिया जाए, लेकिन उनकी मातृभाषा वो जेल की चाबी की तरह कार्य कर सकती है। प्रिजन का मतलब होता है जेल, की का मतलब चाबी, ठीक है। तो कहा गया कि अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, भले ही लोगों को गुलाम बना लिया जाए, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ये की टू ए प्रिजन, यानी कि उनकी मातृभाषा जेल की चाबी की तरह काम करती है। मतलब अगर आप अपनी मातृभाषा को समझते हैं तो आप समझ लीजिए जेल में बंद होकर भी आपके पास चाबी है, ठीक है। आप उसी शब्दों के द्वारा किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं जेल से बाहर आने के लिए। ही बिलीव्ड, उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, यानी कि उनका मानना था दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वही चीज जो मैंने भी बताया, वो सबसे सुंदर एंड लॉजिकल लैंग्वेज और सबसे तार्किक भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। उनका मानना था कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा थी। एंड और ही विश्ड, वो कामना रखते थे, वो चाहते थे, विश्ड का मतलब चाहना होता है, दैट की हिज कंट्रीमैन, उसके देशवासी, हैड गिवन इट, यानी कि उनके जो देशवासी हैं वो दे मोर इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व, और वो चाहते थे कि उनके देशवासी इसे अधिक महत्व दे, अपनी मातृभाषा को ज्यादा महत्व दे, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम लोग हिंदी को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, भले ही हम इंग्लिश बहुत जान जाए। तीसरा देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार,
इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम एमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, यानी कि एम एमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों लोगों की सेवा करती है, ठीक है, किस प्रकार से गुलाम लोगों की सेवा करती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एम एमल के अनुसार इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, भले ही लोगों को गुलाम बना दिया जाए, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ए की टू ए प्राइजन, उनकी मातृभाषा जेल की चाबी की तरह काम करती है। कंपेयर किया गया है, ठीक है। ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और तार्किक भाषा थी या है, ठीक है। एंड और ही विश्ड, वो चाहते थे दैट की हिज कंट्रीमैन हैज गिवन इट मोर इंपॉर्टेंट, कि उनके जो देशवासी हैं वो इस भाषा को ज्यादा महत्व दें, ठीक है, ज्यादा महत्व दें अपनी मातृभाषा को, फ्रेंच को, ठीक है। उनकी मातृभाषा क्या थी? फ्रेंच थी, ठीक है, फ्रेंच भाषा फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो मैंने आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए इस चैप्टर के, ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप लोग और ज्यादा मोर देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर। आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसमें बताया गया है, 5 से 6, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं भैया, तो इनको जानना तो बेहद ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो लगातार चले, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस सपोर्ट हो गया, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन लगभग 70 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है भाई, थोड़ा बड़ा तो होगा ही। देखिए वाई वाज, वाई क्यों वाज थे इट्स सो डिफिकल्ट, इतना ज्यादा कठिन, फॉर के लिए, द टीचर, टीचर टू लीव, छोड़ना, हिज स्कूल, अपने स्कूल को, ठीक है। तो अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मानना तो है नहीं, आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो कोई टीचर है, वो टीचर कम से कम 30-40 साल से उस स्कूल में है। तो जब वो स्कूल छोड़कर मान लीजिए अचानक किसी कारणवश वो जाता है या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो जब वो जाएगा तो उसको बहुत दुख होगा, और दुख स्टूडेंट्स को भी होगा, भले वो 1-2 साल से ही जुड़े हों उनसे, लेकिन दुख तो होगा। जैसे आप किसी टीचर को बहुत ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। ऐसे ही टीचर को भी दुख होता है, वो भी नहीं चाहता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने स्कूल को छोड़कर जाऊं जहां मैंने 30 से 40 साल गुजारे हैं। तो व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक कठिन क्यों था। तो देखिए एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे, ठीक है। एम हेमल जो है इस चैप्टर में अध्यापक हैं, तो एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन, वो थे इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से, वो 40 वर्ष से इस विद्यालय में थे। 40 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 40 साल थे भाई। 40 साल जहां आप रह लेंगे, आप कहीं मान लीजिए जाते हैं घूमने, और अगर 10 से 15 दिन या 1 महीना रह जाते हैं, तो आपका दिल वहीं लगने लगता है कि यार यहीं होते तो अच्छा रहता, क्योंकि वहां के लोग आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये 40 साल से थे, तो सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा जब इन्होंने स्कूल को ड्रॉप किया, ठीक है। ही लव्ड, वो प्यार करते थे, हिज गार्डन, अपने बगीचे को, वेरी मच, बहुत ज्यादा, वो उसे अपने बगीचे से बहुत प्यार था। उसी स्कूल में एक बगीचा भी था, उससे बहुत प्यार था, ठीक है। फील्ड होगा, बगीचा होगा, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। जब आप 40 साल वहां गुजारेंगे तो आपको एक एक पेड़ पौधे, एक एक वस्तु से बहुत प्यार हो जाएगा। इट वाज, वो था, आउटसाइड, बाहर की तरफ, द विंडो, खिड़की के, एंड और हिज क्लास, उनका क्लास, वाज था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, उसके सामने। तो वो जो बगीचा था वो खिड़की के बाहर था, और उनकी जो क्लास थी वो उसके सामने थी, ठीक है। डेली वो क्लास लेते थे तो भाई सामने दिख रहा होगा, ठीक है, बगीचा। द सेम डेस्क, वही सेम डेस्क एंड बेंचेज, और बेंच बियर देयर, वहां थे, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, ओनली, सिर्फ, दे हैड बीन वार्न, दे वे हैड बीन वार्न स्मूथ, वार्न स्मूथ का मतलब क्या होता है कि चिकना कर दिया गया था उनको, ठीक है। तो क्लास में वही डेस्क और बेंच थे, केवल वे चिकने हो गए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत। ही हैड,
उन्होंने ही हैड प्लांटेड मतलब लगाई थी द होप वाइन हिमसेल्फ स्वयं, उन्होंने स्वयं होप वाइन भी लगाया था। होप वाइन कोई पौधा होगा, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई पेड़ लगाते हैं, आम का हो गया या किसी चीज का, लीची का हो गया, किसी कोई भी पौधा, तो उन्होंने भी एक पौधा लगाया था होप वाइन। ठीक है, क्या होता है वो आपको सर्च करके देखना। एवरीथिंग, भाई विदेशी पौधा है तो आप समझ सकते हैं। एवरीथिंग यानी कि सभी चीजों से, अराउंड हिम उसके चारों ओर, हैड ये वेरी लॉन्ग बहुत ज्यादा लंबा, एंड और क्लोज एसोसिएशन घनिष्ठ संबंध। एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध, विथ हिम उनके साथ, यानी कि उनके आसपास की हर एक चीज का उनसे बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। वेरी लॉन्ग बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। जब वो 40 साल वहां पे थे तो वहां की जितनी वस्तुएं होंगी या कुछ भी होगा, आसपास की कोई भी चीज होगी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार होगा उनको, बहुत ज्यादा संबंध था उनका। ठीक है, हिज सिस्टर उनकी जो बहन है, अब चूंकि एम हेमल जी क्या है वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वो फ्रेंच के टीचर हैं, अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी तो वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हिज सिस्टर उनकी बहन वाज बिजी, वो व्यस्त थी पैक करने में, इन द रूम एवं ऊपर, तो उनकी जो बहन थी वो ऊपर वाले कमरे में सामान पैक करने में व्यस्त थी। ठीक है, सामान पैक करेंगे फिर अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ही कुड हियर वो सुन सकता था, हिज सिस्टर अपने सिस्टर का मूविंग अबाउट, जो वहां पे वो इधर उधर जा रही थी उसकी आवाज। ठीक है, तो वो अपनी बहन को घूमते हुए सुन सकता था, मतलब वो सुन रहे थे अपनी बहन को कि वो इधर उधर जाकर कपड़े लेकर उनको पैक कर रही है। ठीक है, मतलब दिया गया है इस चैप्टर में। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा कठिन था, फॉर हिम उनके लिए, टू डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब होता है खुद से अलग करना, हिमसेल्फ खुद से, फ्रॉम से, ऑल दिस थिंग उन सभी चीजों से, यानी कि ये बहुत ज्यादा कठिन था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उनको इन सब चीजों से खुद को अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, आगे देखिए, फ्रॉम ऑल दिस थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि क्योंकि दे हैड बीन वो बन चुकी थी पार्ट एक अंग, एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ यानी कि जीवन का जो है एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। मतलब वहां की जो चीजें थी या जो लोग थे उनसे खुद को अलग करना एम हेमल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो जो लोग थे या फिर वो उनके जीवन के अभिन्न अंग बन चुके थे। ठीक है, एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, यानी कि एवरीवन हर आदमी, सभी लोग वाज सैड बहुत दुखी थे, एट हिज लीविंग यानी कि छोड़ने पर द स्कूल को, तो उनके स्कूल छोड़ने से सभी लोग बहुत दुखी थे। बस यही इतना था। क्वेश्चन आपका था कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, यानी कि अध्यापक के लिए स्कूल छोड़ना इतना ज्यादा कठिन क्यों था। तो एम हेमल वाज ए गुड टीचर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपका क्लियर हो सके, वर्ड बाय वर्ड नहीं बट डायरेक्टली मैं बताऊंगा। एम हेमल वाज ए गुड टीचर, एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे, शिक्षक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर, वो 40 वर्षों से इस विद्यालय में थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच, वे अपने बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो बगीचा था वो खिड़की के बाहर था और उनकी क्लास उसके सामने थी। द सेम डेस्क एंड बेंचेज वेयर देयर इन द क्लासरूम, यानी कि सेम वही डेस्क और बेंच क्लासरूम में रखे थे, सिर्फ ओनली दे हैड बीन वार्न स्मूथ, सिर्फ उसको थोड़ा सा चिकना कर दिया गया था। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद एक होप वाइन भी लगाया था पौधा। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विथ हिम, यानी कि वहां की हर एक चीज से उनका बहुत पुराना और घनिष्ठ संबंध था। हिज सिस्टर वाज बिजी पैकिंग इन द रूम एबव, उनकी जो बहन थी वो ऊपर वाले कमरे में पैकिंग करने में बिजी थी, कपड़े या फिर और भी सामान। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, वो अपने सिस्टर को इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिस्क्लोज हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस थिंग फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कठिन था खुद को उन सब चीजों से अलग करना जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। कोई भी सामान है उन सब चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वे उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एवरीवन वाज सैड एट हिज लीविंग द स्कूल, वहां का हर एक आदमी स्कूल उनके छोड़ने पर बहुत ज्यादा दुखी था। सिर्फ लड़के ही नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, उनके जो गार्जियन थे, जो गांव के लोग थे, वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ठीक है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, यानी कि व्हाट क्या वाज था द सीन दृश्य इनसाइड द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर व्हेन जब फ्रेंड्स रीच्ड द स्कूल, वो स्कूल पहुंचा। तो जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसके अंदर का दृश्य क्या था, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो देखिए जो एम हेमल है वो स्कूल छोड़कर जाने वाले थे, ठीक है। तो दृश्य जो होगा वो बहुत ज्यादा सैड मोमेंट होगा, वही शायद था। देखिए when जब फ्रेंड्स रीच द स्कूल पहुंचा, द सीन यानी कि दृश्य इनसाइड द क्लास के अंदर का वाज था अनयूजुअली, असाधारण। देखिए अनयूजुअली का मतलब होता है असाधारण, वेरी क्वाइट, बहुत शांत, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य असामान्य रूप से बहुत ज्यादा शांत था। अब शांत क्यों था, क्योंकि एम हेमल जो है वो अपने लास्ट लेसन, समझ लीजिए अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा द लास्ट लेसन, क्योंकि वो अपना लास्ट लेसन बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया बच्चों को, ठीक है, कुछ यूजुअली चीजें बताई। तो यूजुअली सामान्य रूप से व्हेन जब स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज वहां रहता था ए ग्रेट बस्टल, यानी कि बहुत ज्यादा हलचल। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहां बहुत ज्यादा हलचल होती थी, क्योंकि स्कूल जब आप जाते होंगे तो देखते होंगे बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेल बज रही है या फिर प्रेयर हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा हलचल होती थी। व्हिच जिसे कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट बाहर से, इन द स्ट्रीट सड़क के, तो जिसे हम बाहर से ही सुन सकते थे, जिसे सड़क तक सुना जा सकता था। सड़क से आप आ रहे हैं, अंदर प्रेयर या कुछ भी हो रहा है, आपको सुनाई देगा, ठीक है। ही सॉ उन्होंने देखा, हिज क्लासमेट्स उसने देखा, फ्रेंड्स के बारे में बोला जा रहा है, ही सा उसने देखा, फ्रेंड्स ने, हिज क्लासमेट अपने सहपाठियों को, या क्लासमेट्स का मतलब क्या होता है, सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। हैड ऑलरेडी वो पहले से ही टेकन देयर प्लेसेस, अपने जगह पर बैठ चुके हैं। टेकन देयर प्लेसेस यानी कि अपने जगह ले चुके हैं या अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। एंड और हिज टीचर, उनके जो अध्यापक हैं एम हेमल वाज वॉकिंग अप, वो घूम रहे हैं, एंड डाउन, इधर उधर, यानी कि वो जो है इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे आप कह रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं। देखिए वॉकिंग अप एंड डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल आयरन रूलर का मतलब क्या होगा, एक भयानक लोहे का रूलर वो लिए रहते थे, ठीक है। अंडर हिज आर्म्स, अपने भुजाओं पे, ठीक है। आर्म्स का मतलब क्या होता है, बाह या भुजाएं, ठीक है। तो उन्होंने जो है, फिर से मैं यहां से देखता हूं, हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी कि उसने अपने सहपाठियों को देखा, ठीक है, जो पहले से ही अपने जगह पर बैठ चुके थे, और उनके जो टीचर है एम हेमल, वे ऊपर से नीचे चल रहे थे, किसके साथ, अपने जो भयानक आयरन रूलर है उसको अपनी बाहों में लिए, बाहों के नीचे लिए, वो इधर उधर ऊपर नीचे चल रहे थे, ठीक है। फ्रेंड्स हैज टू ओपन द डोर, यानी कि फ्रेंड्स जो है वो दरवाजा, फ्रेंड्स को दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। फ्रेंड्स हैड टू ओपन यानी कि खोलकर डोर, दरवाजा, ठीक है। तो फ्रेंड जो है उसे दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, ठीक है। एंड गो टू, और वो गया, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स जो है उसको सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा, ठीक है। दरवाजा बंद था लेकिन उसको खोलकर वो अंदर गया, ठीक है। तो सभी लोग बैठे हुए थे। ही वाज वेरी ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड, यानी कि ही वो वाज वेरी ब्लस्ड, वो बहुत ज्यादा शर्मा गया, ठीक है। ब्लस्ड का मतलब होता है शर्माना, एंड फ्राइटेंड, और बहुत ज्यादा डर भी गया। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा गया और बहुत ज्यादा डर गया। शर्मा क्यों गया भाई, क्योंकि देर कर दिया था उसने। डर क्यों गया, क्योंकि उसके टीचर एम हेमल जो है वो रूलर लेकर इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है। वो डर गया कि कहीं एक दो पड़ ना जाए, ठीक है। बट लेकिन व्हेन जब एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल ने जब उन्हें देखा, उसे देखा, ही सैड, उसने कहा वेरी काइंडली, बहुत दयालुता के साथ, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि गो टू, जाओ, योर प्लेस, अपने स्थान पर, क्विकली, जल्दी से। जब एम हेमल ने फ्रेंड्स को देखा तो उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जाओ, जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, हम वीआर बिगिनिंग, शुरुआत करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, यानी कि हम तुम्हारे बिना शुरुआत करने जा रहे थे। फ्रेंड्स जम्प्ड, फ्रेंड्स कूद कर, ओवर द बेंचेज, बेंच पर, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। और फ्रेंड्स जो है वो बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन जब ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया,
ठीक है, उसे लगा दैट कि हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स, यानी कि हिज टीचर उसके अध्यापक पुट पहने हुए थे ऑन हिज ब्यूटीफुल क्लोथ्स अपने सबसे सुंदर कपड़े। ठीक है, तो जब वो बैठ गया तो उसने देखा कि उसके शिक्षक जो है उसे सुंदर कपड़े पहनाए थे। ठीक है, आगे देखिए, बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम्ड, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजनबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, अजीब, एंड सोलेम्ड, सोलेम्ड का मतलब होता है गंभीर। तो बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम्ड, यानी कि पूरा जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर लग रहा था। ठीक है, ऑन दिस सरप्राइजिंग, ऑन वन थिंग सरप्राइज, ठीक है, वन थिंग सरप्राइज फ्रेंड्स वेरी मच, ही सॉ द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास। देखिए, वन थिंग सरप्राइज, एक ऐसी चीज जिसने सरप्राइज कर दिया फ्रेंच को वेरी मच, बहुत ज्यादा। ठीक है, एक छोटी सी चीज जिसने फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। ठीक है, वो क्या था, फ्रेंच को एक बात से बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। क्या, ही सॉ, उसने देखा, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले बेंच पर, ऑफ द क्लास, क्लास के, देयर वेयर पीपल, वहां लोग बैठे थे आप विलेज गांव के, हु वेयर सिटिंग लाइक देमसेल्व्स, यानी कि जब फ्रेंच क्लास में बैठा तो उसको एक चीज ने बहुत ज्यादा सरप्राइज किया कि जो गांव के लोग हैं वो भी पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे, पिछली बेंचेज पर बैठे हुए थे, और वो जो है एम हेमल के 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि एम हेमल जो है वो अब स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए क्या है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसके क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। तो व्हेन फ्रेंड्स रीच द स्कूल द सीन इनसाइड द क्लास वाज अनयूजुअली वेरी क्वाइट, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर का दृश्य बहुत ज्यादा असामान्य रूप से बहुत शांत था। ठीक है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, यानी कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज्यादा हलचल वहां पे होती थी। व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको सड़क से ही सुना जा सकता था। ही सॉ हिज क्लासमेट हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस एंड हिज टीचर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी कि उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो सहपाठी हैं, वो पहले ही अपनी जगह ले चुके थे और उसके शिक्षक एम हेमल अपने भयानक लोहे के रूलर को अपनी बाह के नीचे लेकर ऊपर नीचे चल रहे थे। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू इन बिफोर एवरीबॉडी, फ्रेंच को सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ा। ही वॉज वेरी ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड, वो बहुत शर्मा गया और बहुत ज्यादा डर गया। बट व्हेन एम हेमल सॉ हिम, लेकिन जब एम हेमल ने उन्हें देखा, ही सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, बी बियर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। फ्रेंच जंप्ड ओवर द बेंच, फ्रेंच जो है वो बेंच पर कूद गया, एंड सैट एट हिज डेस्क, और अपनी मेज पर, अपनी डेस्क पर बैठ गया। व्हेन ही सैट डाउन, जब वो बैठा, he noticed that his teacher had put on his beautiful clothes, जब वो बैठा तो उसने नोटिस किया कि उसके जो टीचर हैं वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और ये कपड़े वो सिर्फ किसी ओकेजन, किसी अच्छे खासे अवसर पर, जब कोई चीज होता था, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी या कुछ होता है तब पहनते हैं टीचर डे, वैसे ही कपड़े वो पहने हुए थे। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल है वो बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर दिख रहा था। वन थिंग सरप्राइज्ड फ्रेंच वेरी मच, एक ऐसी चीज जिसने फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, बहुत ज्यादा आश्चर्य किया। ही सॉ ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास देयर वेयर पीपल ऑफ विलेज हु वेयर सिटिंग लाइक देमसेल्फ, यानी कि फ्रेंच जो है एक ऐसी चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि फ्रेंच ने देखा कि क्लास के पीछे वाली सीट पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो क्या करने आए थे, वो फ्रेंच के, वो एम हेमल के 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो जो है थैंक यू बोलने आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि व्हाई, क्यों, डिड चिल्ड्रेन, बच्चे, इन सीमापुरी, सीमापुरी में, स्टे बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर। तो पूछा जा रहा है कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। देखिए हमारा जो लॉस्ट स्प्रिंग है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है, और दूसरा जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले
जो लोग हैं उनकी स्थिति का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड है कि व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे जो है वो नंगे पैर क्यों रहते हैं। ये किसके बच्चे हैं? ये जो है कूड़ा बीनने वाले जो रैग पिकर्स हैं उनके बच्चे हैं। देखिए, द लैक ऑफ मनी, द लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ मनी पैसे का या धन का, इज है वैलिड एक्सप्लेनेशन, वैलिड का मतलब होता है वैध, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। तो पैसे की कमी जो है वो वैध स्पष्टीकरण है, यानी कि सबसे जो मेन है वो पैसों की कमी के कारण वो नंगे पैर रहते हैं। वो 2 वक्त का खाना ही उनको मिल जाए वही बड़ी बात है, कहां से वो चप्पल लेंगे, कहां से कपड़े लेंगे। ठीक है, इसी तरह वो रहते हैं। आगे देखिए, चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि चिल्ड्रेन बच्चे लाइक साहेब, साहेब की तरह, मतलब साहेब जो है ये भी कूड़ा बीनने वाले लोगों के फैमिली में से है। ठीक है, कांट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड का मतलब क्या है कि नहीं खरीद सकता शूज, जूते। तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि वो किसी तरह कूड़ा करकर बीन कर अपना दिनचर्या चला रहे हैं, अपना रूटीन चला रहे हैं, खाना किसी तरह खा रहे हैं, 2 वक्त का भोजन। ठीक है, कहां से वो चप्पल लेंगे या जूते लेंगे। ठीक है, व्हेन जब साहेब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज, जब उसको गेट्स मिलते हैं ये पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते, ठीक है, ही बियर्स वो पहन लेता है। तो क्या होता है कि जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वो पहन लेता है, मतलब जब उसके पास नहीं था उसने नहीं पहना, जब उसके पास हो गया भाई तो वो पहन लेगा। ठीक है, फिर देखिए, वन एक्सप्लेनेशन यानी कि एक स्पष्टीकरण, इज दैट ये भी है, इट हैज बीकम ये बन गया है, ये ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी परंपराएं हैं, फॉर देम उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट यानी कि नंगे पैर रहना। तो एक स्पष्टीकरण ये भी है कि उनके लिए नंगे पैर रहना जो है एक परंपरा बन गई है, मतलब वो हमेशा से ही नंगे पैर रहते आए हैं और हमेशा ही नंगे पैर रहेंगे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ होली, दीपावली ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं तो वो एक परंपरा है, वो हमें हर साल मनाना रहता है। ठीक है, और हम मनाते भी हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। तो उनके लिए भी नंगे पैर रहना एक परंपरा जैसी बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट्स, बट लेकिन द राइटर लेखक डाउट्स इट, उसको इस पर संदेह है, लेकिन लेखक को इस पर संदेह है। समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे, पहले मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा, उसके बाद में मैं पूरा एक साथ बताऊंगा। देखिए, व्हाई डू चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। तो द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी जो है वो सबसे वैध स्पष्टीकरण है जिसके कारण वो नंगे पैर रहते हैं। चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो किसी तरह 2 वक्त का भोजन करते हैं। ठीक है, व्हेन साहेब गेट्स ये पेयर ऑफ शूज ही बियर्स, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वो उसे पहन लेता है। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक स्पष्टीकरण ये भी है, इट हैज बीकम ये ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, यानी कि उनके लिए नंगे पैर रहना जो है एक परंपरा बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन जो लेखक है उसको इस पर संदेह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं, अगर आप लोग सर्च करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आपको सॉल्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दिया गया है। ठीक है, इसमें तो मैं सॉल्ट और लॉन्ग दोनों बताऊंगा। ठीक है, देखिए, व्हाई क्यों डिड साहेब ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया द जॉब, वो नौकरी, एट द मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ पर। मिल्क बूथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैंने तो बोल दिया मिल्क बूथ। ठीक है, तो मिल्क बूथ पर, तो जो साहेब हैं उसने मिल्क, चाय की दुकान आप कह सकते हैं, उसने चाय की दुकान पे जो है नौकरी क्यों की, यानी कि मुकेश जो साहेब जो हैं उसने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों ज्वाइन की। तो देखिए भाई, खाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। तो साहेब ने ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी, एट द मिल्क बूथ, चाय की दुकान पर या मिल्क बूथ पर, बिकॉज क्योंकि ही गॉट उन्हें मिलते थे, देयर वहां मनी पैसे। क्यों आखिर लोग नौकरी करते हैं, क्यों आखिर लोग बिजनेस करते हैं? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। मनी इज कंपल्सरी फॉर ऑल, सबके लिए मनी इंपॉर्टेंट है। कोई कितना भी अमीर हो जाए, पैसे की भूख उसके अंदर से नहीं जाती है। ठीक है, एंड और ऑल हिज मील्स, और उसको ऑल हिज मील्स यानी कि उसको सारा खाना मिल जाता था। तो साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए की क्योंकि
ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, उसे वहां पैसे मिलते थे और सारा भोजन मिल जाता था। ही वॉज पेड, उसको दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए फॉर हिज सर्विस, उसकी नौकरी के लिए। तो उसको वहां पे उनकी सेवा के लिए 800 रुपए का भुगतान भी किया जाता था। तो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने चाय की दुकान पर जॉब क्यों ज्वाइन किया। तो साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, यानी कि साहब ने चाय की दुकान पर नौकरी इसलिए की क्योंकि वहां उन्हें पैसे और सारा खाना मिल जाता था। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। उस समय 800 रुपए बहुत होते थे, अब तो 800 में कुछ नहीं आना, ठीक है, मतलब आना क्यों नहीं है, लेकिन उतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पहले 800 रुपए में मिल जाती थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू द इनहैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि व्हाट क्या, डू करते हैं, द इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है, आप सीमापुरी, सीमापुरी के डू करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। तो सीमापुरी के निवासी अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, जो सीमापुरी के लोग हैं, ठीक है। देखिए सीमापुरी, सीमापुरी इज है ए स्लम एरिया। स्लम एरिया का मतलब क्या होता है बताइए। स्लम का मतलब होता है जो थोड़ी गंदी बस्ती होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हैं थोड़ी सी जो गंदगी वाली बस्ती होती है वो, ठीक है। एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली, लोकेटेड स्थित है इन द ईस्ट दिल्ली, यानी कि पूर्वी दिल्ली में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एक जिले में इन इंडिया, भारत में, ठीक है। तो सीमापुरी जो है आखिर वो है कहाँ, ये आपसे कहा जा रहा है। तो सीमापुरी भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक गंदा एरिया है, ठीक है। जैसे दिल्ली जो है आप देखेंगे बहुत साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंदगी तो होती है जहां पे कूड़े करकट फेंके जाते हैं, ठीक है। अब जो सीमापुरी है ये कूड़ा बीनने वाले लोगों का एक स्थान है जहां वो कूड़ा बीनते और रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे गंदगी तो होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इट इज होम, इट है इज, इट ये इज है होम, घर, 2000 यानी कि हजारों आप पीपल लोगों का, हु जो लिव रहते हैं इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। तो ये जो जगह है सीमापुरी, ये उन हजारों लोगों का घर भी है जो अत्यंत गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर, यानी कि द मेजोरिटी, यानी कि जो अधिकांश, मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है जो अधिकांश, ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है निवासी, ठीक है। आप सीमापुरी, सीमापुरी के आर रैग पिकर्स, वो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले लोग, जो कूड़ा करकट बीनते हैं। तो कहा जा रहा है कि द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंस ऑफ सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि सीमापुरी के अधिकांश निवासी कचरा बीनने वाले हैं। हु अर्न, जो कमाते हैं, दियर लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड का मतलब क्या होता है, लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, ठीक है। बाई कलेक्टिंग, इकट्ठा करके, एंड सेलिंग, बेचकर, रिसाइकेबल वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा करकट होते हैं। तो जो सीमापुरी है वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं, जो कूड़ा करकट को बीन कर अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बीन कर, उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर, सेलिंग, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं। इट इज चैलेंजिंग, इट है इज, चैलेंज, इट मतलब ये, इज है ये चैलेंजिंग, चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। अगर आपको कोई चैलेंज दे रहा है तो समझ लीजिए आपको चुनौती दे रहा है, ठीक है। तो चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन, हजार्डस का मतलब होता है जोखिम भरा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो ये जो कूड़ा बीनने वाला काम है, ये एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा बिजनेस है। भाई बिजनेस ये भी ये छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कबाड़ बेचकर बहुत आगे चले गए, ठीक है। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, करने का तरीका और नजरिया अलग अलग होता है। छोटे से छोटे बिजनेस से भी बहुत आगे आप जा सकते हैं। दैट जो प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड्स, मतलब प्रोवाइड का मतलब होता है प्रोवाइड कराना या प्रदान करना, ठीक है। स्टडी सोर्स, यानी कि आय, ठीक है। स्थिर, स्टडी का मतलब होता है स्थिर, सोर्स का मतलब स्रोत, ठीक है। आप इनकम, आय का, फॉर द रेजिडेंट आप सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले लोगों को। तो जो देखिए ये एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा व्यवसाय है।
जो कूड़ा बीनने वाला काम है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है और जोखिम भरा है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का स्थिर स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, जो सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके लिए आय का स्रोत यही है। कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग मास्टर हैं, मतलब अलग अलग मैं बता रहा हूं, उनका स्रोत जो है वही है अर्निंग करने का, लेकिन इनका स्रोत है कूड़ा बीनकर अर्निंग करना। ठीक है, मतलब कमाई करना। तो क्वेश्चन था कि व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, अपने देखिए सीमापुरी इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली इंडिया, यानी कि सीमापुरी जो है ये भारत के दिल्ली के पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित एक बहुत ही गंदगी वाला एरिया है, क्षेत्र है। इट इज होम टू थाउजेंड ऑफ पीपल हु लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि ये जो है उन हजारों लोगों का घर है जो अत्यंत गरीबी में रहते हैं। सीमापुरी हजारों लोगों का घर है जो बहुत ज्यादा गरीबी में रहते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स आप सीमापुरी आर रैग पिकर्स, यानी कि यहाँ पे जो अधिकांशता जो रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, वो कचरा बीनने वाले लोग हैं। हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग रिसाइकेबल वेस्ट, जो पुनर्चक्रण योग कचरे, जो कूड़ा करकट होते हैं उसको इकट्ठा करके और उसको बेचकर अपनी आजीविका को कमाते हैं। ठीक है, और उसी से 2 वक्त की रोटी पाते हैं। इट इज ए चैलेंजिंग एंड हजार्डस ऑक्यूपेशन दैट प्रोवाइड्स स्टडी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि ये एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और बहुत ज्यादा जोखिम भरा व्यवसाय है। ठीक है, जो सीमापुरी के निवासियों के लिए आय का स्थिर स्रोत प्रदान करता है, यानी कि जो सीमापुरी के लोग हैं वो इसी के द्वारा कूड़ा करकट बीन कर उसको बेचकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन नाम से स्पष्ट है, लॉन्ग मतलब इसका आंसर आपको लंबा देना है, लगभग 80 वर्ड्स में, 80 शब्दों में। देखिए क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, यानी कि डिस्क्राइब वर्णन करो द लाइफ जीवन का ऑफ रैग पिकर कूड़ा बीनने वाले इन सीमापुरी, सीमापुरी में। तो सीमापुरी में कूड़ा करकट बीनने वालों के जीवन का वर्णन करो, आखिर वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने लाइफ को चलाते हैं, कैसे अपनी आजीविका को कमाते हैं। तो सीमापुरी, सीमापुरी इज है ये सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है बस्ती। ठीक है, आप मोर देन 10,000 रैग पिकर, आपका मोर देन से भी ज्यादा 10,000 रैग पिकर्स का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले लोगों का। तो सीमापुरी जो है वो 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की एक बस्ती है। ठीक है, क्या है, बस्ती है। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अब नहीं समझ पाओगे तो कब समझोगे, क्योंकि अब 12th में हो, छोटे बच्चे नहीं रहे। इट इज, यह है, ये प्लेस एक ऐसा स्थान ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है सीमा पर, सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो ये जो स्थान है ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है जो सीमापुरी है। ठीक है, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, दोज वे हु लिव जो रहते हैं हियर यहाँ आर स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स का मतलब होता है अवैध निवासी। हु केम जो आए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इन 1971 यानी कि 1971 में। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश 1971 में आए, बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए स्क्वैटर्स हैं, अवैध निवासी हैं। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले लोग लिव रहते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के बने घर में। तो कूड़ा बीनने वाले जो लोग हैं वो मिट्टी से बने घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, दे हैव उनके पास है रूफ्स छत ऑफ टिन टीने की एंड टारपोलिन और जो टारपोलिन होता है, टारपोलिन का मतलब जो तिरपाल होते हैं, जो पल्लियां जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो छतें हैं वो टिन और टारपोलिन से बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पक्का छत लगा होता है, ठीक है, अच्छे से उसको फिनिशिंग करा के रखते हैं, बट उनके पास जो है वो तिरपाल जिसको बोलते हैं वो, और जो टीन होता है उससे बना हुआ छत है, वो जब चाहे तब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो सीवेज, देयर यहाँ इज है, नो नहीं, सीवेज, सीवेज का मतलब होता है सीवेज, जिससे पानी वानी जाता है, मान लीजिए कोई वेस्ट पानी है उसको यहाँ से हटाना है तो वो सीवेज। ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ड्रेनिंग और रनिंग वाटर, ड्रेनिंग का मतलब होता है निकासी ऑफ रनिंग वाटर यानी कि बहते पानी का। तो यहाँ कोई सीवेज जल निकासी या बहता पानी नहीं है,
मतलब अगर पानी का आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि वो पानी बहकर किसी नाले में या कहीं चला जाएगा, ठीक है, वहीं पे रह जाता। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स। दे लिव, वे रहते हैं, हियर यहाँ विदाउट, बिना, एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, एंड विदाउट परमिट, और बिना परमिशन के। वे यहाँ पर बिना पहचान के और बिना परमिशन के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी। फूड, भोजन, इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर देम, उनके लिए, देन देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान से। तो भोजन उनके लिए अपनी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहचान लेकर आप क्या करोगे जब आपके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं? पहचान लेकर हम क्या करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, चिल्ड्रेन, बच्चे, ग्रो अप, वो बड़े होते हैं, टू बीकम, बनते हैं, पार्टनर इन सर्वाइवल, यानी कि जीवन यापन में। तो यहाँ के जो बच्चे बड़े होकर अस्तित्व में भागीदार बनते हैं। मतलब अगर उनके माता पिता कूड़ा करकट बीनते हैं तो वहां के जो बच्चे बड़े होंगे वो भी बड़ा होकर वही काम करेंगे, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा सके, ठीक है। आगे देखिए, एन आर्मी, एक सेना, आप बेयर फुट, नंगे पैरों की, चिल्ड्रेन, बच्चों की अपीयर्स दिखाई देती है, इन द मॉर्निंग, सुबह, विथ देयर प्लास्टिक बैग्स, अपने प्लास्टिक बैग के साथ, ऑन देयर शोल्डर, उनकी कंधों पर। तो जब आप वहां पे सुबह जाएंगे सीमापुरी में, आप जाकर देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक नंगे पैर की एक आर्मी आप बोल सकते हैं। मतलब सुबह सुबह कंधों पर प्लास्टिक का थैला लटकाए नंगे पांव बच्चों की फौज दिखाई देती है। वो बच्चे कौन होते हैं? वो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। वो रैक पिकर्स के बच्चे होते हैं। कोई काम उनके पास नहीं, वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उतना ज्यादा पैसा नहीं है। जब वो चप्पल या जूते नहीं पहन सकते तो कहां से वो पढ़ेंगे? तो जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो एक नंगे पैर की बच्चों की एक सेना दिखाई देगी आपको, जो कूड़ा करकट इधर उधर ढूंढ रही होती है। गरीबी क्या क्या कराती है वो सबको, वो उसी को पता होगा जो गरीबी झेल चुका है, ठीक है। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन। गार्बेज, कूड़ा करकट, हैज ए डिफरेंट मीनिंग, उनके लिए दूसरा अर्थ है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो कूड़ा करकट जो है वो बच्चों के लिए उसका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। हम लोगों के लिए वो बेस्ट है, लेकिन वो वही लेकर जाते हैं, उसको बेचते हैं कुछ पैसों के लिए और उसी पैसों को लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। फॉर देम, उनके लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, इट इज रैप्ड, यानी कि ये जो है ये आश्चर्य से लिपटा हुआ। रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, इन वंडर, आश्चर्य से। तो उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो आश्चर्य में लिपटा हुआ है। वो सोचते हैं कुछ ऐसी चीज हमें मिल सकती है जिससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते हैं। वी कैन परचेज सम एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। देखिए, दे मे फाइंड ये रुपी, दे वे मे फाइंड, वो पा सकते हैं ये रुपी, 1 रुपए, इवन ये 10 रुपी नोट, या फिर उन्हें 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर कॉइन या फिर एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम कूड़ा करकट बीन रहे हैं, हमें इस कूड़ा करकट में 1 रुपया भी मिल सकता है, 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और हो सकता है कि चांदी के सिक्के भी मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, देयर यहाँ इज ऑलवेज, हमेशा, होप, आशा रहती है, आप फाइंडिंग मोर, यानी कि ज्यादा प्राप्त होने की। तो यहाँ पे हमेशा कुछ ज्यादा मिलने की उन्हें आशा रहती है कि हो सकता है 100 रुपए का नोट ही मिल जाए। भाई ऐसा कोई फेंकेगा नहीं, लेकिन हो सकता है, कैन बी, किसी का गिर गया हो और बच्चों को मिल जाए, कितनी ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके लिए 100, 50, 10, 5 रुपए बहुत हैं। तो फिर से एक बार मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोगों का वर्णन करो। तो सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैक पिकर्स। सीमापुरी 10,000 से अधिक कूड़ा बीनने वालों की बस्ती है। इट इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं वे 1971 में बांग्लादेश से आए अवैध निवासी हैं। रैक पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं वो मिट्टी के बने घर में रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, उनके पास जो छतें हैं वो टीन और जो टारपोलिन होता है यानी कि त्रिपाल होता है उससे बनी हुई है। देयर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहाँ पे कोई सीवेज, जल निकासी या बहता हुआ पानी नहीं है। दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, वे यहाँ पर बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिशन के रहते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनकी पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जो वहाँ के बच्चे बड़े होते हैं वो बड़े होकर अपने माता पिता के बिजनेस में वो भागीदार होते हैं। अगर उनके माता पिता कूड़ा करकट बीन रहे हैं
तो वो भी बड़ा होकर वही करेंगे, क्योंकि इतना पैसा उनके पास पर्याप्त नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें और अपने लाइफ में कुछ कर सकें, क्योंकि पैसे के बिना कुछ काम होने वाला ही नहीं है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर्स इन द मॉर्निंग विद देयर प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर शोल्डर, यानी कि सुबह सुबह कंधों पर प्लास्टिक का थैला लटकाए नंगे पांव बच्चों की एक फौज दिखाई देती है अगर आप उस स्थान पे जाएंगे जहां कुछ गरीब लोग रहते हैं। गार्बेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन, जो कूड़ा करकट है वो बच्चों के लिए एक दूसरा अर्थ रखता है। फॉर देम इट इज रैप्ड इन वंडर, उनके लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। दे में फाइंड ए रुपी, वो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया भी इस कूड़े करकट में मिल सकता है। इवन ए 10 रुपी नोट, यानी कि 10 रुपए का नोट भी मिल सकता है, और ये सिल्वर कॉइन या फिर एक चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। मतलब उनकी सोच है, वो ऐसा सोचते हैं कैन बी, ये हो सकता है। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उनको हमेशा कुछ ज्यादा प्राप्त करने की आशा होती है कि हो सकता है कि 100 रुपए का नोट ही मिल जाए। ठीक है, मतलब आशा हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी निराश मत होना लाइफ में। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है आपका, ये 2 पार्ट्स में है। सबसे पहला जो सीमापुरी में कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। दूसरा जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी फैमिली का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए, डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट्स ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि डिस्क्राइब, वर्णन करो, द डेप्लोरेबल प्लाइट्स, यानी कि दयनीय दशा। डेप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय, प्लाइट्स का मतलब होता है दशा। आप बैंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने वालों की, तो चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करो। वो कैसे बनाते हैं, उनकी फैमिलीज किस प्रकार से एंगेज्ड हैं चूड़ी बनाने के काम में, और कौन कौन सी परेशानी है, कौन कौन सी समस्या है जिनका उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद इज है द हब। हब का मतलब होता है केंद्र, ऑफ इंडियाज, भारत के, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि चूड़ी बनाने वाले उद्योग का, वेयर जहां फैमिलीज, हर परिवार, हैव स्पेंट जनरेशन, वहां की जो आगे की आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, मेकिंग बैंगल्स, वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। टू एडॉर्न मैरिड वोमेन, यानी कि टू एडॉर्न, सजाने के लिए, मैरिड वोमन यानी कि जो मैरिड, जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनकी। देखिए चूड़ियां जो हैं सभी महिलाएं पहनती हैं, ठीक है, और ज्यादा चूड़ियां या कंगन पहनने से उनका जो सजावट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो मैरिड वोमेन है वो ज्यादातर चूड़ियां पहनती हैं। तो वही कहा गया कि फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का एक सेंटर, एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स टू एडॉर्न मैरिड वोमेन, जहां परिवारों ने विवाहित महिलाओं को सजाने के लिए चूड़ी बनाने में कई पीढ़ियां बिताई हैं। यहाँ का परिवार चूड़ी बनाने के काम में ही लगा हुआ है, और हमारे देश की महिलाओं को सजाने के लिए, चूड़ी उनको पहनाने के लिए यहाँ के हर एक परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने का काम किया है। ठीक है, आगे देखिए। द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस फैमिलीज इज दैट, यानी कि द स्टार्क, जो कड़वी, स्टार का मतलब होता है कड़वी, रियलिटी सच्चाई है, ऑफ दिस फैमिलीज, इन परिवारों की, इज दैट, वो है, यानी कि इन परिवारों की जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि इन स्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद, द बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत के बावजूद भी, दैट कि दे पुट इन, दे कैन नॉट हैव, वे नहीं कर सकते, 2 स्क्वायर मील ए डे, यानी कि 2 वक्त का भोजन, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। इनका मतलब है कि इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये है। देखिए, द स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस फैमिली इज दैट, इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये है कि इन स्पाइट ऑफ द बैक ब्रेकिंग हार्ड वर्क दैट दे पुट इन, यानी कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें, दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील ए डे, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। इतना ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, फिर भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बिजनेस है, हर एक परिवार कर रहा है, कौन सा कस्टमर किसके पास जाए या कहां से कौन जाए, किसका बिजनेस तेज चल रहा है, किसका लो चल रहा है, दुकानें तो बहुत सारी खुली होती हैं,
एक ही साइड में 2 3 4 दुकानें होती हैं, लेकिन जिसका दुकान अच्छा चलता है वही चलता है भाई। ठीक है, आगे देखिए, दे वर्क वे काम करते हैं इन डेप्लोरेबल कंडीशन, यानी कि वो बहुत ज्यादा दयनीय परिस्थितियों में, डेप्लोरेबल का मतलब दयनीय, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थितियों में, तो वे बहुत ही दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं। एंड और मैनी बहुत सारे लोग, लोज वो खो देते हैं, दियर आई साइट अपने आंखों की रोशनी अर्ली जल्दी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं, बहुत ही बुरी परिस्थितियों में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि देखिए जो चूड़ियों को बनाने के बाद उसको पॉलिश किया जाता है ताकि उसमें चमक आए, और उसी चमक को लाने में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि वो जो चूड़ी बनाने का जो पाउडर है पॉलिश करने का, वो उनकी आंखों में जाता है किसी किसी के, तो वो जो है अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। कितना ज्यादा प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। देखिए, टू टॉप इट ऑल, यानी कि इन सबसे बढ़कर दे लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, दे लिव वे रहते हैं इन अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी कि बहुत ज्यादा अस्वच्छ परिस्थितियों में। अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वच्छ, कंडीशन का मतलब होता है परिस्थितियों में। तो इससे बढ़कर क्या है कि वे बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, वेयर जहां देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, वेयर जहां देयर इज है ये लैक, कमी ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, एम्यूनिटीज का मतलब होता है सुविधाओं का। ठीक है, तो जहां पे जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, यानी कि कहना है टू टॉप इट ऑल, इससे बढ़कर दे लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, वे बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। वेयर जहां देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, जहां पे जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव, उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितनी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी परेशानी जो उनका आंखों की रोशनी चली जाती है वो सब ना जाए। ठीक है, ताकि आगे भी हमारे लिए वो आगे काम करते रहे। ठीक है, आगे देखिए, द सैड रियलिटी, देखिए द सैड रियलिटी यानी कि दुखद वास्तविकता इज है दैट कि द वर्कर्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, द वर्कर्स जो काम करने वाले लोग हैं कैन नॉट नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ वो खुद को जो है एक संगठित, देमसेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं संगठित कर सकते, देमसेल्फ खुद को, इनटू ए कोऑपरेट। ठीक है, यानी कि एक दुखद वास्तविकता ये भी है कि श्रमिक स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर सकते। ठीक है, वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। दे आर डिवाइड ऑफ ऑल एंथुसिज्म एंड डू नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर, यानी कि दे आर डिवाइड, उनमें जो है ऑफ ऑल एंथुसिज्म का मतलब उत्साह, तो उनमें जो है कोई उत्साह नहीं है। एंड और डू नॉट डेयर टू ड्रीम, और जो है उनको वो सपने भी उतना ज्यादा नहीं देखते, ऑफ एनीथिंग बेटर, यानी कि कुछ ज्यादा करने की। ठीक है, तो क्या है कि उनमें कोई उत्साह नहीं है और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। देखिए, एंड डू नॉट डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, टू ड्रीम सपना देखने की, ऑफ एनीथिंग बेटर कुछ ज्यादा करने की। तो उनके पास ना तो उतनी सुविधाएं हैं और ना ही वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। ठीक है, द फियर ऑफ द पुलिस एंड लैक ऑफ लीडरशिप among themselves have confined them to a vicious circle of poverty, indifference and greed, यानी कि द फियर, डर ऑफ द पुलिस से, यानी कि यहां पे कहा जा रहा है कि पुलिस के डर एंड और लैक ऑफ लीडर्स, लैक मतलब तो कमी या अभाव, ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या होता है नेतृत्व, among themselves उनमें से कोई भी। ठीक है, हैव कन्फाइंड देम, यानी कि वो खुद को जो है सीमित कर दिया है। ठीक है, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित करना, देम उनको, टू ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की कमी, गरीबी में, इंडिफरेंस एंड ग्रीड। ठीक है, यानी कि लालच, ग्रीड का मतलब होता है लालच में। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है कि उनमें कोई उत्साह नहीं है और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करते। देखिए, पुलिस के डर से, मतलब पुलिस का भी वहां पे डर है, द फियर ऑफ द पुलिस के डर से, एंड लैक ऑफ लीडरशिप अमॉन्ग देमसेल्फ, और जो उनमें जो है पुलिस का बहुत ज्यादा डर है कि पुलिस कुछ कहे ना, और आपस में नेतृत्व की कमी भी है,
ठीक है, उसने जो है कन्फाइंड देम टू ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसने उन्हें जो है बहुत ज्यादा गरीबी, नेतृत्व की कमी ने उन्हें गरीबी, ठीक है, इनडिफरेंस एंड ग्रीड, उदासीनता एंड ग्रीड और लालच, ठीक है, गरीबी, उदासीनता और लालच के दुष्चक्र में सीमित कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, 10 इस प्रकार व्हाइल दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन लाइफ, 10 इस प्रकार व्हाइल जब दे ब्रिंग वे लाते हैं हैप्पीनेस प्रसन्नता टू एवरीवन्स लाइफ यानी कि सभी के जीवन में, इस प्रकार जबकि वे सभी के जीवन में खुशियां लाते हैं, क्योंकि वे चूड़ी बनाते हैं, चूड़ियाँ जब लोग पहनते हैं, जो महिलाएं पहनती हैं तो बहुत खुश होती हैं, देखो मेरे रंग बिरंगी चूड़ियों को कितने अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, देयर ओन लाइफ इज स्टीप्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वालर, वो दूसरों की जिंदगी में तो खुशियां लाते हैं, लेकिन देयर ओन लाइफ जो उनका खुद का जीवन है इज स्टीप्ड वो डूबा हुआ है इन पॉवर्टी गरीबी में एंड स्क्वालर और गंदगी में, वो दूसरों की जिंदगी में तो खुशियां लाते हैं लेकिन जो उनका खुद का जीवन है वो पॉवर्टी गरीबी में एंड स्क्वालर गंदगी में डूबा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। तो देखिए, फिरोजाबाद इज द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स टू एडॉर्न मैरिड वुमेन, यानी कि फिरोजाबाद जो है वो भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र है जहां परिवार ने विवाहित महिलाओं को सजाने के लिए चूड़ी बनाने में कई पीढ़ियां बिताई हैं। ठीक है, the stark reality of these families is that in spite of the back-breaking hard work that they put in, they cannot have 2 squares meal a day, यानी कि इन परिवारों की कड़वी सच्चाई ये भी है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, देखिए in spite of the back-breaking hard work, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी that they put in, ठीक है, दे कैन नॉट हैव 2 स्क्वायर मील ए डे, उनको जो है 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद। दे वर्क इन डेप्लोरेबल कंडीशन एंड मैनी लॉस देयर आई साइट अर्ली, वे बहुत ज्यादा दयनीय दशाओं में, दयनीय परिस्थितियों में काम करते हैं और कुछ लोग तो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। टू टॉप इट ऑल दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, इन सबसे बढ़कर जो है वे अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं। वेयर देयर इज ए लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू, जहां पर जो है बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। लैक का मतलब होता है कमी या अभाव। ठीक है, आगे देखिए, द सैड रियलिटी इज दैट द वर्कर कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेट, और सबसे ज्यादा दुखद वास्तविकता यह है कि जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेट, यानी कि वो स्वयं को एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल एंथुसिज्म एंड डू नॉट डियर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर, यानी कि वे जो है उनमें कोई उत्साह नहीं है, कोई भी उत्साह नहीं है, कोई खुशी नहीं है और वे किसी भी बेहतर चीज का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं करते। जो जिस काम में लगे हुए हैं उसी काम में वो लगे हैं। द फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस का डर एंड लैक ऑफ लीडरशिप, और नेतृत्व की कमी अमॉन्ग देमसेल्व्स, खुद में, यानी कि पुलिस का डर, ठीक है, और आपस में नेतृत्व की कमी जो है, हैव कन्फाइंड देम टू ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, हैव कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित कर दिया है, देम उनको, ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब होता है दुष्चक्र में, ठीक है, आप पॉवर्टी गरीबी के, इनडिफरेंट एंड इंग्रीड, यानी कि लालच, गरीबी, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता एंड ग्रीड का मतलब होता है लालच। ठीक है, तो पुलिस का डर और आपस में नेतृत्व की कमी ने उन्हें गरीबी, इनडिफरेंस उदासीनता एंड ग्रीड और लालच के दुष्चक्र में सीमित कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, 10 इस प्रकार व्हाइल दे ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरीवन लाइफ, इस प्रकार वे जो है जबकि वे सभी के जीवन में खुशियां लाते हैं। ठीक है, देयर ओन लाइफ इज स्टीप्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वालर, और उनका खुद का जीवन गरीबी और गंदगी में डूबा हुआ है। दूसरों के जीवन में वो खुशियां लाते हैं लेकिन खुद का जीवन उनका जो है वो गरीबी और गंदगी में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका था सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
सबसे पहले डीप वाटर चैप्टर के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि व्हाट क्या इज है द मिस एडवेंचर, यानी कि वो कौन सी दुर्घटना दैट जिसके बारे में विलियम डगलस जी स्पीक्स अबाउट बताते हैं। तो विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं या फिर वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जी हमें बताते हैं। तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी भैया, लाइफ है, घटनाएं होती रहती हैं, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। देखिए, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन इज एल्स देयर, यानी कि डगलस गोएस जाते हैं टू द स्विमिंग पूल पर व्हेन जब नो वन कोई भी नहीं एल्स इज देयर वहां होता है। तो डगलस स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल पर जाते हैं, तब जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता, तब वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं। फिर क्या होता है, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, ही सिट्स वो बैठते हैं, देयर वहां, वेटिंग फॉर इंतजार करने के लिए, समवन किसी के, टू कम आने का। फिर वो क्या करते हैं, वो वही बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। मतलब डगलस जी स्विमिंग पूल पे जाते हैं और वहां पे बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। फिर वो तो नहीं आता जिसका इंतजार करते हैं, एक लड़का आता है भाई हट्टा कट्टा सा। तो ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का कम्स आता है देयर वहां एंड और थ्रो हिम उनको फेंक देता है इनटू डीप वाटर गहरे पानी में। तो एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उनको एक गहरे पानी में फेंक देता है। जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो तो भाई नहीं आया, लेकिन एक लड़का आया और उसको गहरे पानी में फेंक दिया। दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही दुर्घटना है, ही स्पीक्स अबाउट जिसके बारे में वो बताते हैं, इन व्हिच जिसमें ही नैरेली एस्केप डेथ, वो बाल बाल मृत्यु से बच जाते हैं। नैरेली का मतलब होता है बाल बाल, इसके बच जाते हैं डेथ मृत्यु से। तो ये वही घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जी बात करते हैं। तो अब मैं बता देता हूं एक शॉर्ट में। डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वो वहां बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उनको पानी में, गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, ये वही दुर्घटना है जिससे वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। बस हो गया, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। लेकिन अभी हुआ नहीं है भैया, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि व्हेन कब डिड द राइटर लेखक ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया द YMCA पूल को, एंड व्हाई और क्यों, यानी कि लेखक YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों हुआ। भाई देखिए, जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने सोचा कि हम चलो तैरना सीख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई आकर हमें स्विमिंग पूल में ढकेल देगा और हमें तैरना ही नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वो सोचते हैं आप सीखते हैं। तो देखिए, ही वाज 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool, ही वाज वो थे 10 और 11 years old, लगभग 10 या 11 साल के, when जब he joined the YMCA pool, उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। YMCA pool क्या है, देखो, इट ऑफर्ड, ये प्रदान करता है एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने का। तो ये जो YMCA पूल है ये तैरना सिखाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि आप तैरना सीख सकते हैं इसके द्वारा। तो ये आपका हो गया भैया दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक और देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो क्या है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, एक और दुर्घटना जो है, व्हाट क्या, वाज थी द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यानी कि बचपन की दुर्घटना, दैट जो मेड डगलस को बनाती है अफ्रेड, डर ऑफ वाटर, पानी से। तो बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरने लगता था, मतलब उसको पानी से डर लगने लगता था, वो कौन सी ऐसी उसके साथ घटना हुई। तो देखिए दूसरी घटना कौन सी है, व्हेन जब डगलस वाज 3 और 4 years old, यानी कि जब डगलस जी लगभग 3 या 4 साल के थे। हिज फादर, उनके पिताजी टुक हिम, उनको ले गए टू द बीच पर इन कैलिफोर्निया गाना तो सुना होगा। तो जब डगलस 3 या 4 साल का था तो उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, और बीच आपने नाम सुना होगा, ठीक है। व्हाइल जब ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ, ही वाज वो
स्टैंडिंग खड़े थे इन द सर्फ यानी कि सतह पर, मतलब समुद्र में। तो जब वो समुद्र में खड़े थे, समुद्र में खड़ा था, ये स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, ये स्ट्रॉन्ग वेव यानी कि एक तेज लहर नॉक्ड हिम, उसको गिरा दिया डाउन नीचे, एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में समा गया। समा गया का मतलब पानी में डूबने लगा। तो क्या होता है जब उनके पिताजी भैया कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं, तो जब वो समुद्र में खड़े थे एक तेज लहर आती है और उनको पानी में गिरा देती है और पानी में वो समा जाते हैं। ठीक है, मतलब भाई अगर समुद्र तट पर आप जाते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ रहिएगा, क्योंकि कब कौन सी बड़ी लहर आ जाए और डुबा ले जाए, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपको पता होगा, कई वीडियोस आपने देखे होंगे। देखिए फिर क्या हुआ, हिज ब्रीथ वाज गॉन, यानी कि हिज ब्रीथ, उनकी सांसें वाज गॉन, थम गई, उसकी सांसें थम गई, एंड और ही वाज मच फ्राइटेंड, ही वाज वो था मच फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है भैया, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। दो यद्यप हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, यद्यप हिज फादर, उसके पिताजी वाज होल्डिंग हिम, उसको पकड़े हुए थे। तो जब वो पानी में भैया समुद्र में गिर गया और वो पानी में लगभग समा गया, तो उसकी सांसें थम गई और वो बहुत ज्यादा डर गया। हालांकि उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़े हुए थे, उनको पकड़ रखा था। दस इस प्रकार ही डेवलप्ड, उसमें पैदा हो गई एन एवर्जन, एक अरुचि टू वाटर, पानी के प्रति। इस प्रकार उनमें पानी के प्रति अरुचि पैदा हो गई कि भैया पानी बहुत खतरनाक भी होता है। जैसे देखो पानी, जल ही जीवन है, लेकिन अगर ज्यादा खिलवाड़ करोगे भैया तो वही जल जीवन को भी नष्ट कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ रहना चाहिए। वो देखो वो मृत्यु से समझ लीजिए बच गया। अगर वो तेज लहर थोड़ी ज्यादा तेज होती और वो डुबा ले जाती दोनों को, तो क्या होता। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरने लगा था। तो व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California, यानी कि जब डगलस 3 या 4 साल का था तो उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। While he was standing in the surf, a strong wave knocked him down and he was buried in water, यानी कि जब वो समुद्र में खड़ा था तो एक तेज लहर ने उसे गिरा दिया और वो पानी में समा गया। His breath was gone and he was much frightened, उसकी सांसें थम गई और वो बहुत ज्यादा डर गया था। Though his father was holding him, यद्यपि उसके पिताजी ने उसे पकड़ रखा था। दस इस प्रकार ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, इस प्रकार उनमें पानी के प्रति अरुचि पैदा हो गई। बस हो गया भाई, ठीक है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था हमारे डीप वाटर चैप्टर के। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा भैया इस चैप्टर का। व्हाट, क्या डिड डगलस ने डिसाइड, निर्णय किया, टू ओवरकम, विजय पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर। तो डगलस अपने पानी के डर पर काबू पाने में कैसे सफल हुआ, यानी कि वो कैसे सक्सेस हुआ अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने में, ठीक है, काबू पाने में। तो देखिए द फियर, यानी कि वो डर, दैट डेवलप, जो विकसित हुआ था इन द पूल, यानी कि पूल पर स्टेड विथ डगलस, डगलस के साथ वो बना रहा फॉर इयर्स, सालों तक। तो पूल में जो डर विकसित हुआ वो डगलस के मन में वर्षों तक बना रहा। द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने रूइंड, बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग, उसके मछली पकड़ने की जो आदत थी। फिशिंग ट्रिप्स मतलब क्या होता है, फिशिंग ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने की जो यात्रा है। बोटिंग का मतलब होता है तैराकी, बोटिंग का मतलब होता है नौकायन, एंड स्विमिंग और तैराकी को। तो जो ये पानी का डर है, पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो डरता था, कैसे ये कर सकता था। इट फॉर्मली हेल्ड हिम इन द ग्रिप, यानी कि इट उसे फॉर्मली बहुत मजबूती से, फॉर्मली का मतलब मजबूती से, हेल्ड पकड़े हुए था, हिम उन्हें, इन हिज ग्रिप, अपनी पकड़ में। तो जो पानी का डर है इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया, ठीक है, पानी के डर ने। आगे देखिए, फाइनली, अंततः ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक लेने का, एंड और लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। तो आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया कि मैं सीखूंगा तैरना। ही प्रैक्टिस्ड, वो अभ्यास करता था 5 days a week, यानी कि हफ्ते में 5 दिन, एंड एन आवर ईच डे, और 1 घंटे पर दिन। तो वो सप्ताह में 5 दिन, प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ये बेल्ट अराउंड हिम, द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था, पुट वो रखता था एक बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर। तो प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी भैया,
ठीक है, तैरना सीखना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से डूब जाए, ठीक है, सारे नैया डूब जाएगी। आगे देखिए, ए रोप, एक रस्सी, ठीक है, रस्सी वाज अटैच्ड, वो अटैच की गई थी, यानी कि लगी हुई थी, आप कह सकते हैं बंधी हुई थी, टू द बेल्ट, बेल्ट से। तो बेल्ट से एक रस्सी भी बंधी हुई थी, यानी कि उसके कमर में या कहीं भी बेल्ट लगा दिया गया और उससे एक रस्सी को बांध दिया गया, तभी वो सीख पाएगा। द रोप बेंट थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि द रोप जो रस्सी थी, ठीक है, बेंट थ्रो वो चली गई, ए पुली, पुली का मतलब क्या होता है, चरखी, दैट रैन ऑन जो चलती गई ओवरहेड केबल, यानी कि ओवरहेड केबल पर। तो रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली गई जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, यानी कि डगलस हेल्ड, उसने पकड़ा, वन एंड, एक सिरा, ऑफ द रोप, रस्सी का। तो डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड और बेंट बैक, और वापस चला गया, एंड बेंट बैक, ठीक है, 2 बार हो गया, इसको 1 बार कर दीजिएगा, ठीक है, यहां इसको हटा देंगे। बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि डगलस जो है उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चलता रहा, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने बाद, टेंशन बिगेन टू स्लीक, यानी कि टेंशन जो तनाव है वो बिगेन टू स्लीक, वो कम होने लगा, स्लेक, ठीक है। तो 3 महीने बाद उसका तनाव कम होने लगा, भाई थोड़ा बहुत तैरना वो सीख गया था, तो अब जो उसकी टेंशन है, जो उसका तनाव है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो प्रशिक्षक है, वाज एबल, वो सक्षम था, टू बिल्ड ये स्विमर, यानी कि एक तैराक बनाने के लिए, आउट ऑफ डगलस, डगलस से। तो प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में सक्षम था कि इसको मैं एक तैराक बना के रहूंगा, मतलब तैरना सिखा के ही रहूंगा। आगे देखिए, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस जो है वो अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था, बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। डगलस वाज था, स्टिल अभी भी, नॉट नहीं, वेरी श्योर बहुत ज्यादा आश्वस्त। तो डगलस अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था। सम साइन, कुछ लक्षण, ऑफ ओल्ड फियर, पुराने डर के, वुड रिटर्न, लौट आते थे, व्हेन, जब, ही वाज अलोन, वो अकेले होता था, इन द पूल, पूल पर। तो जब वो पूल पे अकेला होता था तो पुराने डर के कुछ लक्षण लौट आते थे, भाई वो घटना याद आ रही होगी। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू लेक बेंथवर्थ, वो लेक बेंथवर्थ पर गया, यानी कि बेंथवर्थ झील पर गया, एंड और डाइव्ड ऑफ, और उसने डुबकी लगाई, जिसको बोलते हैं, ठीक है, डुबकी लगाना या गोता लगाना, ए डॉक एट ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स द्वीप पर, आइसलैंड पे। तो होता क्या है कि एक दिन वो लेक बेंथवर्थ झील पर गया और ट्रिप्स द्वीप पर एक गोती में गोता लगाया, ठीक है। ही स्वयं, वो तैरा 2 माइल्स, 2 माइल अक्रॉस द लेक, यानी कि झील के। तो वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गया, भाई 2 मील। फाइनली, अंततः, ही वाज एबल, वो सक्षम हो गया, टू कंक्योर, यानी कि विजय पाने पे, हिज फियर, अपने डर को, ऑफ वाटर, पानी के। तो आखिरकार फाइनली, अंततः, वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था भाई, मतलब व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निर्णय क्यों किया। तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं, द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर इयर्स, यानी कि पूल में जो डर विकसित हुआ वो डगलस के मन में वर्षों तक रहा। द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trips, boating and swimming, यानी कि पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। इट फॉर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, उसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया पानी के डर ने। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंततः उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैराकी सीखने का फैसला किया। ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week, वो हफ्ते में an hour each day, यानी कि वो सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी को बेल्ट से बांध दिया। द रोप बेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो रस्सी थी वो एक चरखी के माध्यम से चलती गई और ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड ऑन वन एंड ऑफ द रोप, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के पार आगे पीछे चला, ठीक है। आफ्टर 3 months टेंशन बिगैन टू स्लैक, अरे आखिरकार
3 महीने बाद जो तनाव था वो कम होने लगा। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में, डगलस को एक तैराक बनाने में सक्षम हो गया। डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस अभी भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, यानी कि कुछ पुराने लक्षण, जब वो पूल पे अकेला होता था तो कुछ पुराने डर के कुछ लक्षण उसके अंदर लौट आते थे। वन डे ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, यानी कि एक दिन वो लेक बेंटवर्थ झील पर गया और ट्रिप्स द्वीप पर एक गोदी में गोता लगाया, यानी कि तैरने के लिए कूदा। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, वो झील को 2 मील तैर कर पार कर गया। फाइनली ही वाज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर, और अंततः वो अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी कि हाउ कैसे डिड डगलस ने स्ट्रगल संघर्ष किया एट द पूल, यानी कि पूल पर। तो डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया, जब उसको ढकेल दिया गया पूल में तो वो उसने कैसे संघर्ष किया खुद को बचाने के लिए, वही पूछा जा रहा है। व्हाट स्ट्रेटजी, कैसी रणनीति डिड ही अडॉप्ट, उसने बनाई टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी कि जान बचाने के लिए उसने कैसी रणनीति अपनाई। यानी कि क्वेश्चन है कि डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया और जान बचाने के लिए उसने कैसी रणनीति अपनाई। तो देखो भैया, डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एंड फॉर दिस पर्पस ही वेंट टू द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स, यानी कि डगलस वांटेड, चाहता था, टू लर्न, सीखना, स्विमिंग एट YMCA पूल पर, एंड और फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से ही वेंट, वो गया था, द पूल पर, एंड वेटेड फॉर अदर्स, और किसी का इंतजार कर रहा था। तो डगलस YMCA पूल में तैराकी सीखना चाहता था, मतलब तैरना सीखना चाहता था। जो तैरते हैं भैया उनको तैराक बोलते हैं, और जो तैरने की क्रिया होती है उसको तैराकी बोलते हैं। पूल, और इस उद्देश्य के लिए वो पूल में गया और दूसरे का इंतजार करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट बाद, ये बिग ब्रूजर ऑफ ये बॉय, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आप बोल सकते हैं, या फिर एक बड़ा मोटा सा लड़का केम हियर, वहां आया। ठीक है, उनके पास प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का था। एंड थ्री, और फेंक दिया डगलस को, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू स्विम, वो तैरना नहीं जानता था, बाय दैट टाइम, उस समय। ठीक है, तो जब डगलस जी पूल पर गए तो कुछ मिनट बाद एक हट्टा कट्टा लड़का उनके पास आया जो कि लगभग 18 साल का था। ठीक है, और उसने मजे लेने के लिए डगलस को पानी में फेंक दिया। ठीक है, एंड थ्रू डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम बाय दैट टाइम, और उस समय डगलस को तैरना भी नहीं आता था। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर जब भैया वो पानी में गिर गए तो एक ही उपाय रहता है बचने के लिए, मतलब आप खूब जोर लगाएं नीचे की तरफ ताकि आप पानी की सतह तक जा सके और वहां से पैर मारें ताकि आप ऊपर आ सकें, क्योंकि जब आप नीचे पैर मारेंगे तभी आप ऊपर आएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, पैर मारना पड़ेगा। तो ही बेंट, वो गए टू द बॉटम, सतह पर, ऑफ द पूल के, एंड और ड्यूरिंग द वे, रास्ते में ही मेड ये स्ट्रेटजी, उन्होंने एक रणनीति अपनाई, टू हिट, यानी कि मारने के लिए, एंड जंप, और कूदने के लिए, एंड स्विम, और तैरने के लिए, टू द एज, सतह पर। मतलब वो जब पूल की सतह पर गए, इनका मतलब है कि लेकिन डगलस जब पूल की सतह तल तक गया और रास्ते में उसने क्या किया, पैर को पूल की सतह पर तेजी से मारा ताकि वो उससे ऊपर आ जाएंगे और सतह पर थोड़ा बहुत तैरकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज एफर्ट फेल्ड, उनका प्रयास असफल रहा। नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, उनके जीवन को बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। ही स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, वो चिल्लाता रहा भैया। ठीक है, बट लेकिन इट वाज फॉर नो यूज, लेकिन इट वाज, वो था फॉर नो यूज, किसी काम का नहीं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली, अंत में, सरेंडर्ड, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड बिकम ड्राउशी एंड अनकॉन्शियस, और वो उनीदा और बेहोश हो गए, मतलब बेहोश हो गए। देन, तब, हार्डली, बहुत ही कठोर, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है बहुत ही प्रयास करने, मतलब हार्ड प्रयास करने पर। ठीक है, समवन सेव हिज लाइफ,
मतलब किसी ने उसकी जान बचाई फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है, यानी कि उस घटना से जो प्रभावित किया, दैट इंसिडेंट, इस घटना ने अफेक्टेड प्रभावित किया हिज लाइफ, उनके जीवन को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक। तो आखिरकार क्या हुआ कि उनकी जान बचाने के लिए वहां कोई जब नहीं था तो वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फाइनली अंत में ही उन्होंने सरेंडर कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया और वो बेहोश हो गए। देन हार्डली समवन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रोइंग, और फिर शायद ही उसकी जान किसी ने डूबने से बचाई और उस घटना ने उनके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित किया। ठीक है, आगे थोड़ा सा और भी है, उसको भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब भैया जब ये घटना हो गई, ठीक है, फिर वो कभी पूल पर वापस नहीं गए। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कभी पूल में वापस नहीं गए। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, वो कभी मछली पकड़ने की यात्रा पर नहीं गए। एंड कैनोइंग, कैनोइंग का मतलब होता है तोप खाना, वहां पे भी नहीं गए। एंड देन लेटर बाय इनर इंस्पायरेशन, और फिर बाद में आंतरिक प्रेरणा से ही लर्नड, उन्होंने सीखा स्विमिंग, स्विमिंग को। एंड फॉर क्लियरिंग, और अपने क्लियर किया रेजिडुअल डाउट्स, यानी कि अपने शंकाओं को, शेष शंकाओं को। स्ट्रगल, ये लॉट, उन्होंने काफी संघर्ष किया। आप वेरियस रिस्की लोकेशन, यानी कि जोखिम भरे स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया। एंड देन, और फिर वे बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और आखिरकार वो एक विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट तैराक बन गए। तो जब ये सब घटना हुई, तो जब ऐसी घटना हुई तो ना तो वो मछली पकड़ने गए भैया, ना ही तैराकी पर कहीं भी वो नहीं गए। ठीक है, और उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई और उन्होंने जो है तैरना सीखा। आखिरकार देखिए क्या लिखा है, ही लर्न स्विमिंग एंड फॉर क्लियरिंग रेजिडुअल डाउट, उन्होंने तैरना सीखा और अपनी विशेष शंकाओं को क्लियर करने के लिए स्ट्रगल, ये लॉट ऑफ वेरियस रिस्की लोकेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोखिम भरे स्थानों का भी भ्रमण किया, संघर्ष किया। एंड देन ही बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और फाइनली वो एक एक्सपर्ट स्विमर बन ही गए। ठीक है, तो ये ही था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये हमारे डीप वाटर चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आगे के चैप्टर के क्वेश्चंस को भी लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।